सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को, और इसके पहले दोस्तों हमने पहले पार्ट में 42 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए थे। इससे पहले के जो 42 क्वेश्चन हैं वह हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं वह हम इस क्लास में देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करते हुए इस तरीके से चलेंगे कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और यह पार्ट आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम ऐसे प्रश्न भी डिस्कस करेंगे जो पुराने वर्ष, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप बने रहिए, आपको सभी प्रश्न यहाँ तक 82 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए प्रश्न में यही दिया गया है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। यह कैसे लिखा हमने, टेक्नोमेट्री में हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने बराबर के इधर भेज दिया है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वह कॉस स्क्वायर ए हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख दिया है। फिर इनटू है, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है। तो सेक स्क्वायर, आपको पता है कि कॉस ए अगर लिखा होता है तो कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक, तो सेक ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ऊपर गुणे में है और एक बटे में है। तो यहाँ पे इसका पूरे का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ ऑप्शंस में आप देखिए ऑप्शन बा जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम लोग 43 देखते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। तो बेलन दोस्तों किस प्रकार बना होता है, बेलन आपको पता है कि एक वृत्त के ऊपर इस प्रकार से वृत्त हम रखते जाते हैं और एक बेलन का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो बेलन में क्या होता है, बेलन में होता है वृत्त। पहले आप समझिए वृत्त की परिधि, बेलन के वक्र पृष्ठ की अगर बात हो रही है तो पहले आप ध्यान में लाइए वृत्त का पृष्ठ। वृत्त का पृष्ठ कितना होता है, वृत्त का पृष्ठ होता है 2 पाई आर। ठीक, इतना होता है वृत्त का पृष्ठ। फिर इसको जब हमने एक बेलन बना दिया कई सारे वृत्त मिला करके, तो इसमें एक ऊंचाई आ गई, तो इसी ऊंचाई का आप गुणा कर दीजिए तो पृष्ठ जो हो जाता है बेलन का वह 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि 2 पाई आर एच इतना हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैंने इस तरीके से बता दिया कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वृत्त की परिधि में आप ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आपको पता है दोस्तों कि जो गोलाई में जो क्षेत्र होता है, जैसे आप किसी पेज को रोल करते हैं तो जो संपूर्ण क्षेत्र होता है जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, उसको आप उसका वक्र पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ अगर आपको चाहिए तो ऊपर का जो ऊपर नीचे जो वृत्त का क्षेत्रफल है यह जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न संख्या 45 से शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। तो शंकु देख लीजिए आप, शंकु क्या होता है, शंकु में भी एक नीचे वृत्त होता है और इस तरीके से ये बना होता है। तो शंकु की जो तिरछी ऊंचाई यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये होता है त्रिज्या r और ये जो ऊंचाई होती है वह होती है h, और यह जो
तिरछी ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं एल। ठीक है, तो एल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। तो एल का स्क्वायर बराबर हो जाता है यहाँ पे एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं एल बराबर करनी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों इस तरीके से बता रहा हूं कि तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाए, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आप फॉर्मूले को भूले नहीं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आता है, आप फिगर याद कर लीजिए तुरंत। आप कोई चांस ही नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को भूल जाएं, अब आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं। यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, जो भुजाएं हैं वह परस्पर समांतर हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा मेज का पृथक पृथक मूल्य होगा। अब यहाँ पे हमें दोस्तों 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपए बताया है और 5 मेज 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपए बताया है। तो हमें अलग अलग एक कुर्सी का दाम कितना होगा और एक मेज का दाम कितना होगा, यह हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इन ऑप्शन की भी हम मदद ले सकते हैं, इन ऑप्शंस की भी मदद हम ले सकते हैं यह निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए एक कुर्सी का दाम 110 रुपए हो और मेज का दाम 150 रुपए हो, तो यहां से अगर हम लोग जोड़ें जो पहली स्थिति दिया गया है, तो यहां से जोड़िए आप दोस्तों 3 मेज और 5 कुर्सी। 3 मेज का दाम कितना होगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 150 यानी कि 450, और 5 कुर्सी का दाम कितना होगा 5 गुणे 110 यानी कि 550। मेज का दाम 450 धन कुर्सी का दाम 550, ये कितना आ जा रहा है 1000 आ जा रहा है। मतलब कि ये जो पहला कंडीशन दिया गया है यह ऑप्शन आ के हिसाब से सही हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, 5 मेज और 2 कुर्सी। अब 5 मेज अगर हमको चाहिए तो 5 मेज का दाम कितना हो जाएगा 5 गुणे 150, मेज का दाम 150 है तो ये कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। फिर धन 2 कुर्सी का दाम कितना आ जाएगा 220 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये 0, 7 और 9, 970 रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि इसके हिसाब से जो यहाँ पे दाम दिया गया है और जो दोनों कंडीशन हमको प्रश्न में दी गई हैं, दोनों स्थितियां जो दी गई हैं, जब हम 3 मेज और 5 कुर्सी ले रहे हैं तो 1000 रुपए लग रहे हैं और 5 मेज और 2 कुर्सी ले रहे हैं तो 970 रुपए ले रहे हैं। ये हिसाब किताब बिल्कुल सही है अगर ऑप्शन आ के हिसाब से हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे दोनों कंडीशन दिए हैं, मतलब कि 3 मेज और 5 कुर्सी का दाम 1000 रुपए नहीं आएगा, कुछ कम ज्यादा आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में एक 2 अंकों की संख्या हमको दी गई है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है जिसमें जो दहाई का अंक है वह इकाई के अंक से 3 कम है, 3 कम है। और दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, मतलब कि संख्या में जो 2 अंक हैं उनको अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो संख्या का जो मान है उस जोड़ के 4 गुना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो ऑप्शन आ में देखिए क्या ये स्थिति है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 गुना है, मतलब इकाई का अंक आप लिखिए और माइनस दहाई का अंक, दहाई के स्थान पे 1 है। ठीक है, इकाई के अंक पे 4 दिया गया है और दहाई के अंक पे 1 दिया गया है, तो अब हम लोग 4 में से 1 घटा रहे हैं तो 3 मिल रहा है। मतलब कि जो पहली कंडीशन है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यह बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए दिया है कि संख्या के अंकों का जोड़, मतलब कि 4 धन 1 अगर हम लोग कर दे रहे हैं
इसमें अगर हम लोग 4 से गुणा कर दें तब यह संख्या के बराबर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन में यही कह रहा है कि संख्या के अंक जो हैं 1 और 4 इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और इनका 4 गुना जब आप कर लेंगे तब वह संख्या के बराबर आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है। यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो, यही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप 4 धन 1 गुणे 4 यानी कि 20 बराबर 14, ये तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप 25 को चेक करेंगे, 25 भी आपको नहीं मिलेगा। आप 36 को चेक करेंगे, 36 आपको मिलेगा। कैसे? देखिए, क्योंकि दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 6 है। अब दहाई का अंक जो है वह इकाई के अंक से 3 कम है। 6 में से 3 घटाएंगे आप तो 3 ही तो आएगा, तो 3 कम है दहाई का अंक। और क्या कह रहा है कि अंकों का जोड़ यानी कि 6 और 3 का जोड़ जो है उसकी 4 गुनी है संख्या। ठीक है, तो इसका 4 गुना है संख्या के बराबर, यानी कि 4 गुणे 9 हो जाएगा और बराबर 36। 36 बराबर 36, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 36 संख्या है वह बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि जो भी 2 स्थितियां दी गई हैं प्रश्न में वह दोनों स्थिति संख्या 36 जो है वह सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि दोनों स्थितियों को संतुष्ट कर रही है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 है समीकरण। यहाँ पे समीकरण दिया गया है 3x + y = 4 और x + 2y = 3 का प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बस आपको उत्तर बताना होता है, यहाँ पे आपको विधि लिखना नहीं है, तो आपको बस उत्तर से मतलब है। तो यहाँ पे आपको बस देख लेना है कि x और y का जो वैल्यू आपको दिया गया है वह आप इस समीकरण में ला के रख दीजिए। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है और y का वैल्यू 5 दिया गया है, तो आप ये जो पहला समीकरण है इसमें इसको रखिए। देखिए रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 2 आएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, धन y 5 बराबर 4 दिया गया है। तो यहाँ पे 6 धन 5 बराबर 4 यानी कि 11 बराबर 4 आ रहा है। मतलब कि ये जो x और y की वैल्यू है यह इस समीकरण को सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब यही है कि x और y की ये जो वैल्यू दी गई है यह x और y की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, यह सॉल्यूशन नहीं है, यह इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो x और y का मान यह नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने समीकरण में जब रख के देखा तो दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, x और y के जिस मान के लिए दोनों पक्षों का मान बराबर आएगा उसी को हम लोग कहेंगे कि x और y का ये मान होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बा को हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बा देखिए कितना है, x की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 4, 3 गुणे 1 हो जाएगा 3 फिर धन 1 यानी कि 4 बराबर 4 आ जाएगा। तो ये जो पहला समीकरण है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले से भी काम नहीं चलेगा, दूसरे को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे को भी संतुष्ट करेगा x और y का यह मान, तब यह ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब x की जगह फिर हम 1 रखेंगे, फिर प्लस 2 × y की जगह 1 रखेंगे, 2 का गुणा 1 में होगा 2 आ जाएगा बराबर 3। अब 3 बराबर 3 आ गया, मतलब कि दोनों पक्ष इस समीकरण में भी x और y के इस मान से इतने बराबर आ रहे हैं, तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए समय बहुत कम रहता है। वैसे भी 1 घंटे का ही पेपर होता है, तो बहुत ही तेजी से आपको सही उत्तर अपने परीक्षा कॉपी में लिख देना होता है बस। ठीक है, आपको बस ऑप्शन बा डाल देना है। जैसे 49 नंबर 49 तो मान लेते चौथा क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, तो चौथा बा और जो सही उत्तर है यह इतना आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, वृत्त के क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त के एरिया का, ये जो पूरा एरिया होता है वृत्त का, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a बराबर πr²। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 दिया गया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्र 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा। ठीक है, व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना।
जो आपका रेडियस होता है उसको 2 गुना आप कर देते हैं, तब आपको व्यास मिलता है यानी कि डायामीटर। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 51 का सोल्यूशन आप देख लीजिए। आपको एरिया ऑफ सर्कल जो दिया गया है वह 616 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि जो एरिया होता है सर्कल का, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। अब यह है 616 के बराबर, और पाई की वैल्यू आपको पता होती है कि 22/7 होती है पाई की वैल्यू, इंटू आर स्क्वायर बराबर 616 है। अब आर स्क्वायर बस आप इस पक्ष में रखिए और बाकी 22/7 को इधर करने का प्रयास करिए। तो ये जो 7 है इसका जब तिर्यक गुणा होगा बराबर के इधर जब आएगा तो ऊपर 616 में इसका गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 616 गुणे 7 हो जाएगा ये, और ये 22 यहाँ बटे भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में देखेंगे 22 आपको दिख रहा है, तो 22 आपको पता है कि किन संख्याओं से कटता है, 2 से कटता है और 11 से कटता है। तो बड़ी संख्या 11 से है, तो 11 से हम चेक कर लेते हैं कि ऊपर कोई संख्या कट रही है। तो 616 को हम लोग काटेंगे दोस्तों 11 से। तो देखिए 11 पच्चे 55 होता है, 5 बार में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हासिल बचेगा 6 और यहाँ पे फिर 6 बचा हुआ है शेष, तो ये हो जाएगा 66। और 66 11 छक 66 होता है, तो 56 बार में 2 616 पूरा कट जाएगा 11 से, और नीचे 22 है 2 बार में कट जाएगा। फिर ये 2 से हम फिर काटेंगे 56 को, देखिए कट जाएगा 28 बार में, और आर स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा 28 गुणे 7। अब गुणा कर लेते हैं, तो 8 7 56 होता है, 6 हो जाएगा, और फिर 7 का गुणा हम लोग 28 में कर लेते हैं। तो 7 8 56 के 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 धन 5 हो जाएगा 19, और आर स्क्वायर बराबर 196 आ जाएगा। 196 दोस्तों किसका वर्ग होता है? 196 होता है 14 का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, और आर बराबर लिख सकते हैं 14। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आर की जो वैल्यू हमको मिल जाएगी वह मिल जाएगी 14 मीटर। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा है इसका व्यास। अब व्यास क्या होता है? जैसे वृत्त में ये होता है आर आपकी त्रिज्या होती है, और ये जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह होता है आपका व्यास, यानी कि 2r जो होता है वह होता है आपका व्यास। r आपको पता है 2r आप निकाल सकते हैं, 2 × 14 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 28 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 14 मीटर ऑप्शन मत लगाइएगा, यह गलत है क्योंकि आपसे त्रिज्या नहीं व्यास पूछा है। ऑप्शन बाज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है एक समकोण, 2 समकोण, 4 समकोण, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस में आपको समकोण के टर्म में दिया है, तो समकोण आपको पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। समकोण होता है दोस्तों, समकोण हम लोग बोलते हैं 90 अंश के कोण को। ठीक, यह आप बात समझ गए। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। अब 360 को दोस्तों आप 90 से भाग दीजिए, तो 9 चौक 36 होता है, तो 4 बार में, और 0 0 आपस में कट जाएंगे, तो 4 यहाँ पे हमको मिल रहा है। मतलब कि 360 डिग्री में 90 अंश के समकोण, मतलब समकोण कितने बनेंगे? 4 समकोण बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 4 समकोण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, चतुर्भुज की वे 2 भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है कहलाती हैं। चतुर्भुज की वे 2 भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु होता है कहलाती हैं। सम्मुख भुजाएं, क्रमागत भुजाएं, विकर्ण या द उपयुक्त सभी। अंत्य बिंदु का मतलब क्या है कि एक जो बिंदु है वह कॉमन है दोनों भुजाओं में। एक बिंदु ऐसा है कि दोनों भुजाओं पे है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब क्रमागत भुजाएं होती हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा क्रमागत, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 54 है, चतुर्भुज के अंत कोण होते हैं या अंतः कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? तो चतुर्भुज में दोस्तों कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज में 4 अंतः कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्ग की भुजाएं होती हैं।
केवल दो सम्मुख भुजाएं बराबर, सभी असमान, केवल दो असमान भुजाएं बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है दोस्तों, वर्ग आप बनाएंगे तो वर्ग की यही विशेषता होती है कि उसके चारों जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा सभी बराबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब बराबर असमान समांतर। तो दोस्तों जो आयत के विकर्ण होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब ये जो बीच में सम्मुख शीर्ष को जो मिलाने का काम करता है उनको हम विकर्ण बोलते हैं। तो ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे पे लंब नहीं होते हैं और असमान नहीं होते, क्योंकि ये समान, इनकी लंबाई जो होती है वह बराबर होती है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये समांतर तो आपको दिख ही नहीं रहे हैं कि समांतर तो ऐसे होता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं अभी मैंने आपको बताया कि समान होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन आ जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं आपको, देखिए समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो ऑप्शन द उपयुक्त सभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, आयत एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? तो आयत समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो कोई भी चतुर्भुज हो दोस्तों, उसके अंतःकोणों का जो योगफल होता है वह 360 डिग्री होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। तो सम चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज को आप इंग्लिश में रोम्बस भी बोलते हैं। जैसे कोई वृत्त आप बनाइए, वृत्त की सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और कोण 90 अंश के होते हैं। इसी वृत्त को दोस्तों आप तिरछा, कोई वर्ग आप बनाइए, वर्ग आपको पता है कि सभी जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, कोण 90 अंश के होते हैं। इसी वर्ग को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, ठीक है, मतलब सभी भुजाएं तो बराबर रहेंगी लेकिन जो कोण होगा वह 90 अंश का नहीं रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। और इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता यही होती है कि चारों भुजाएं बराबर होते हैं और जो सम्मुख कोण होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। रोम्बस के सम चतुर्भुज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 63 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि वर्गमूल में कोई संख्या है जिसके वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक तरफ संख्या लिख लेते हैं, एक तरफ हम संख्या लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग वर्गमूल लिख लेते हैं, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल जो कह रहा है कि वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो 2 अंक वाली संख्याएं आपको पता है 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से 99 तक, ठीक। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आपको पता है। वर्गमूल में 2 अंक की संख्याएं हैं। तो अब संख्या में कितने अंक की, तो यही पूछ रहा है कि वह संख्या कितने अंक की होगी। तो वर्गमूल जब 10 है, 2 अंक वाली संख्या है, तो इसका वर्ग कितना होता है? इसका वर्ग जो संख्या होती है वह 100 होती है, 121 होता है, 144 होता है। इस प्रकार से आप 99 का वर्ग अगर दोस्तों आप लिखेंगे तो ये होता है 9801। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितनी भी 2 अंक की संख्याएं हैं, सभी संख्याओं के जो वर्ग संख्या है उसको हमने जब देखा तो यहाँ पे हमें संख्याएं कितने अंक की मिल रही है? संख्याएं 103 अंक की मिल रही है और 99 का जो वर्ग संख्या है वह 4 अंक की मिल रही है। तो वह संख्या, जिस संख्या का जो वर्गमूल है वह 2 अंक का है, उस संख्या में कितने अंक होंगे? उस संख्या में या तो 3 अंक होंगे या तो 4 अंक होंगे, ठीक है। तो आप बात पूरी मेरी समझ गए होंगे। तो यहाँ ऑप्शन में आप देखिए 3 अंक या 4 अंक की वह संख्या होगी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64,
इसमें लिखा है 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो 3 सही 3/8 को पहले आप भिन्न रूप में लिख लीजिए। भिन्न रूप में जब आप लिख रहे हैं तो इसका क्या होगा, 8 का गुणा हो जाएगा 3 में, यानी कि हो जाएगा 24 धन 3 यानी कि 27/8। इस प्रकार से ये संख्या आ जाएगी। इसका घनमूल पूछा है, मतलब कि क्यूब रूट आपसे पूछ रहा है। तो अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 के घाते 3, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 3। अब दोनों संख्याओं के घात में 3 है, ठीक है, तो क्यूब रूट जो हो जाएगा वह हट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 संख्या आ जाएगी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 65 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 5 करनी में 2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो दोस्तों वर्ग की जो भुजा, वर्ग का जो विकर्ण होता है, इसकी जो लंबाई होती है वह भुजा गुणे √2 होती है। मतलब कि a अगर वर्ग की भुजा है तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वह a√2 होती है। ठीक, तो a√2 की वैल्यू यहाँ पे हमको दी गई है 5√2। तो a मतलब भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5√2 बाई √2 हो जाएगी। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके परीक्षा में 2016 में पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह टेक्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। यहाँ पे आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 दे रखी है। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इस 1/2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये 1 में से घट जाएगा, 1/2, 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू मान कितना आ जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 67 है, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री है तो कोण AOB मतलब कि ये कोण आपसे दोस्तों पूछ रहा है, इसकी माप होगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वह मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो जीवा अगर A और B पॉइंट को आप मिला देते हैं तो यहाँ पे एक ये जो जीवा है AB, इस जीवा के द्वारा आप देखिए एक कोण बन रहा है, कोण ACB। इस जीवा के द्वारा कोण बन रहा है ACB, जिसका मान हमको दिया गया है 40 डिग्री, और यह इस जीवा के द्वारा परिधि पे बन रहा है, क्योंकि ये जो C पॉइंट है यह वृत्त के परिधि पे है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा AB द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण। कोण ACB जो कोण है वह जीवा AB द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाया गया कोण है। ठीक, अब इसी जीवा के द्वारा आप देखिए, इसी जीवा से निकल के पॉइंट A और B से निकल के जो रेखाएं O पे मिल रही हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, उसके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है वह कोण है AOB। ठीक, जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, कोण AOB और कोण ACB में एक संबंध है, जो संबंध आपने पढ़ा होगा। यह संबंध होता है किसी जीवा के द्वारा जो केंद्र पे बनाया जाता है कोण, वह दोगुना होता है उसी जीवा के द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण के। ठीक, किसी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण दोगुना होता है उसी जीवा द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण के। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि कोण AOB दोगुना होगा कोण ACB के। ठीक है, जो परिधि पे बना कोण है तो ये हो जाएगा 2 गुणे कोण ACB का मान कितना है, 40 डिग्री। ठीक, तो कोण AOB का मान कितना आ जाएगा, कोण AOB का मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, परिमेय संख्या 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। तो दे लेते हैं, यहाँ पे हम भाग करके देख लेते हैं। देखिए 4/5 ये लिखा है,
तो 4/-5 को दोस्तों हम ये भी तो लिख सकते हैं, ऋण 4/5। बात एक ही है, माइनस का ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, ठीक। और अब कहा है कि ऋण 4/5 में हमें भाग देना है, किससे देना है, 8/15 से। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए ऋण 4/5, अब ये जो भाग का चिन्ह है दोस्तों, यह गुणे में परिवर्तित हो जाता है जब ये बाद वाला जो भिन्न है 8/15, इसके अंश को हर आप बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, ठीक है। जब इसको हम पलट देते हैं तो ये भाग का चिन्ह गुणे में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 15/8। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप सरल कर लीजिए, 5 त्रिक 15 होता है और 4 दूनी 8 होता है, ठीक। तो यहाँ पे बच गया ऋण और ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 2। तो इसका मान कितना आ गया, ऋण 3/2। तो यहाँ ऑप्शंस में आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सा में है ऋण 3/2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या है। अब दोस्तों बोल रहा है कि एक पासा फेंका गया है, ठीक। तो एक पासा में आपको पता है कि पासे में जैसे लूडो में 1 से 6 अंक होते हैं, वैसे ही 6 अंक पासे में भी होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जब पासा फेंका जाएगा तो फिर पासा फेंकने पे बोल रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या होगा। तो प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ सकती हैं? संख्याएं तो 1 2 3 4 5 6 आ सकती हैं, लेकिन इनमें अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं वह हमको देखना है। तो अभाज्य संख्या तो एक तो दोस्तों ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य, तो एक को हम जोड़ेंगे नहीं। 2 जो होती है वह अभाज्य संख्या होती है, 2 को लेंगे। 3 अभाज्य संख्या होती है, 4 भाज्य होती है तो 4 को तो लेंगे नहीं। 5 अभाज्य संख्या होती है, 5 को ले लेंगे। और 6 भाज्य संख्या होती है, 6 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी संख्याएं प्रतिदर्श समष्टि में मिलेंगी? तो प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं को हम ले रहे हैं तो इसमें 2 3 और 5 ये 3 संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। तो यही पूछा कि अवयवों की संख्या क्या होगी? तो अवयवों की संख्या 3 होगी। ये 3 संख्याएं हैं ना, 2 3 और 5, इनकी गिनती में कितनी संख्याएं हैं? 3। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 70 जो है दोस्तों वह हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 आप देखेंगे और ये 70 देखेंगे, यह दोनों सेम है, लेकिन प्रश्न संख्या 70 में मिसप्रिंट है। यहाँ पे देखिए 4 ही 0 दिया गया है, 4 0 और 8 लिखा गया है, जबकि जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था 2017 में वह प्रश्न है दशमलव के बाद 5 0 और 8, इसका जब घनमूल आप निकालते हैं तब आपको मिलता है 0.02, ठीक है। तो ऑप्शन बा यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट आप देख लीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में मैं यह प्रश्न आपको बता चुका हूं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 71 है, sin 30 बाई cos 60। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सेम है, आपस में कट जाएगी, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, ठीक। तो sin 30 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा 1। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है दोस्तों, समीकरण 5x = y और समीकरण 2x - y = 7 के हल में y का मान है। तो यहाँ पे दोस्तों y का मान जो आपको यहाँ से मिल रहा है y = 5x, ये आप यहाँ ये जो दूसरा समीकरण है इसमें आप रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 5x = 7 और x का मान आपको कितना मिल जाएगा? 1, ठीक। x का मान आपको 1 मिल गया, तो 5x = y जो समीकरण है इसमें आप x का मान 1 रख दीजिए, तो 5 × 1 = y हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? cot 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है √3, ठीक। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी √3। ये 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको ये वैल्यूज दोस्तों याद नहीं करनी पड़ेंगी, मैंने आपको पूरा टेबल जो है वह इस प्रकार से बता दिया है कि आपको
कोई भी वैल्यू याद नहीं करने पड़ेंगे। आप ऊपर आई बटन में मैथ के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको सारणी किस प्रकार से मेमोराइज करनी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी वैल्यूज को इस तरीके से मैंने बता दिया कि आपको याद हो जाएगा। ठीक, वह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त के क्षेत्रफल की जो वैल्यू दी गई है वह 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 8800। ठीक, अब आर स्क्वायर बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 8800 और 7 बटे में था, इधर आ जाएगा गुणे में, और ये 22 गुणे में था, यहाँ आ जाएगा बराबर के इधर बटे में। ठीक, अब देखिए 22 जो है वह 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से 2 बार में कट जाएगा, और 88 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 2 शून्य 2800। आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2800, और अगर आर बराबर हम निकालना चाहें तो आर बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 2800 और इसको लिख सकते हैं करनी में 28 गुणे 100, यानी 100 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए करनी में 28 बचा है, करनी में 28 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 7, और 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 2 और करनी में बच जाएगा 7, यानी कि हो जाएगा 20√7। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, आर की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वह आ जाएगी 20√7। तो यहाँ पे ऑप्शन द हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 20√7। यहाँ पे देखिए इसने जो प्रिंटिंग की है यह थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक, अब इसके बाद देखिए वैल्यू यही आएगी 20√7। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, 2x² - x - 1 के हल हैं। ये है 2x² - x - 1, इसी को हमको सॉल्व करना है। 2x² - x - 1। अब देखिए ये द्विघाती समीकरण है, इसको हम लोग -x को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2x प्लस x, -2x प्लस x में हमने इसको तोड़ लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2x हमको कॉमन मिल जाएगा, x - 1 यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ पे हमको +1 कॉमन मिल जाएगा, x - 1 बचेगा। अब दोनों जगह x - 1 हमको कॉमन मिल रहा है, x - 1 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा है 2x और यहाँ पे +1, ये हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0, और x - 1 इसको बराबर किधर भेज दीजिए तो x - 1 बराबर 0 बचेगा, x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे आप x - 1 को बराबर के इधर भेज दीजिए तो 2x + 1 बराबर आपको 0 मिलेगा, x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन में वैल्यूज दी गई हैं 1 और -1/2 यह बिल्कुल सही हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, संख्या 14641 के वर्गमूल में, संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो 14641 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वह होता है 121, और 121 में कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं, तो ऑप्शन 7 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोण की माप है। 3 कोणों का योग हमको 285 दिया है और चारों कोणों का योग हमको 360 डिग्री पता होता है, तो 3 कोणों का योग हम घटा लेंगे चारों कोणों के योग में से, तो हमको चौथे कोण का जो मान है वह पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 - 15 यानी कि 75 अंश जो हो जाएगा, ऑप्शन बा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, परिमेय संख्या -32/100 का सरलतम रूप है। तो -32/100 इसी को हल कर लेना है। 100 4 से कटता है और 32 भी, तो 4 से काट देंगे, 8 चौक को 32 और 100 25, 25 चौक को 100 होता है, तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8/25, तो ऑप्शन 7 हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए 79 इस तरीके का यहाँ पे
आपको दिया है दशमलव, इसके बाद 5 शून्य और 1 का घनमूल है। तो घनमूल निकालना है इस संख्या का आपको। तो ऑप्शन में आप देखिए किस संख्या का अगर हम 3 बार गुणा कर दें तो हमको यह संख्या मिल जाएगी। तो ऑप्शन में आपको बस यही चेक करना है। तो ऑप्शन बा आप देखेंगे कि 0.01 का अगर आप 3 बार गुणा करते हैं 0.01 का, तो 1 का 3 बार गुणा हो रहा है मतलब 1 आएगा, और हर जगह 2-2 अंक पे दशमलव है मतलब कि 6 अंक पे दशमलव लगेगा। तो शून्य के आगे 5 शून्य आप लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे, तो यही संख्या आपको मिल जाएगी। मतलब कि इस संख्या का घनमूल कौन सी संख्या है? 0.01। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 है, तो y का मान होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए 3x बराबर 6 दिया है, यानी कि x बराबर कितना हम निकाल सकते हैं? x बराबर 3 को इधर ले आइए, 6/3 हो जाएगा, यानी x का मान 2 आ गया। अब x के मान को यहाँ रख दीजिए समीकरण में, तो ये हो जाएगा 8 धन y बराबर 14 के। ठीक, और y बराबर लिखना चाहें तो 14 - 8 यानी कि 6, y का मान 6 आ जाएगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, sin 60/cos 30 का मान है। तो sin 60 और cos 30 का जो मान होता है वह बराबर होता है √3/2, दोनों का ही मान होता है। तो √3/2 √3/2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो वैल्यू मिल जाएगी हमको 1 मिल जाएगी। ऑप्शन बा जो हो जाएगा दोस्तों यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, 7 के घाते 1/5 लिखा गया है और फिर 7 के घाते 1/3 लिखा गया है। अब दोस्तों घातांक में आपने पढ़ा है कि अगर 1/a के पावर m लिखा है, ठीक, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? a के पावर -m, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। मतलब बटे में जो संख्या है उस पे कुछ घात है, तो हम संख्या को सीधे इस प्रकार से और घात को ऋणात्मक लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 7 के घाते 1/5 और ये जो नीचे है 7 के घाते 1/3, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ गुणे में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 के घाते -1/3। तो अब देखिए यहाँ पे आधार जो है वह दोनों का 7 है। तो आधार जब समान होता है, संख्याओं का गुणा हो रहा होता है, तो घात जो होता है वह जुड़ जाता है। तो यहाँ पे घाते जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 के घाते 1/5 धन ऋण 1/3। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 के घाते 1/5 ऋण 1/3। ठीक, अब जो घात में है 1/5 माइनस 1/3, इसका एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 15 और यहाँ पे है 5, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 है तो ऊपर आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा ऋण 2/5, यानी कि 7 के घात में जो बचेगा, 7 के घात में बचेगा ऋण 2/15। ठीक है, 7 के घाते ऋण 2/15। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 7 के घाते ऋण 2/15, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये घात में है, यहाँ पे इन्होंने बगल में लिख दिया है, लेकिन ये घात में है। 7 के घाते ऋण 2/15, यह उत्तर आएगा आपका। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पवन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मैंने करा दिए। सभी बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न थे वह सभी प्रश्न और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया है। इतना भी आप करके जाओगे तो लगभग सभी 4 या 5 आप बहुविकल्पी कर लोगे। ठीक है, आप राजन के भी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लीजिएगा और साथ ही साथ अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी मैं आपको कराऊंगा। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा गणित के प्लेलिस्ट का। गणित के प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ऊपर आई बटन भी आप चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित के सामने जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियोस 4th सेमेस्टर के गणित की देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों कम समय में सभी जो आपके कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएंगे, सभी प्रश्न आपके पूर्ण हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों आपको सभी विषय हम पढ़ा रहे हैं, तो सभी विषयों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी लोग कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएं। और दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आपको चैनल पे टेट की भी वीडियोस देखने को मिलेंगी,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका पूरा मार्गदर्शन हम लोग करेंगे जब तक आप लोग शिक्षक नहीं बन जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप चैनल से जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए और जो भी आपके सवाल और सुझाव हैं वह हमें कमेंट करके बताते रहिए। इस क्लास में भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।